सबसे चर्चित, सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। इंडिया गठबंधन की बैठक शुरू होने में करीब 36 घंटे बचे हैं, लेकिन कुछ मुद्दों को लेकर गठबंधन के नेताओं में 36 का आंकड़ा भी दिख रहा है। प्रधानमंत्री कैंडिडेट से लेकर सीट शेयरिंग तक खींचतान साफ दिख रही है। मुद्दा इतना आगे बढ़ चुका है कि कांग्रेस की तरफ से कई बार राहुल गांधी का नाम बढ़ाने के बाद अखिलेश यादव की पार्टी के सांसद और बड़े नेता शफीकुर रहमान बर्क ने दो टूक कहा है कि अगर अभी से प्रधानमंत्री कैंडिडेट पर बात हुई तो गठबंधन टूट भी सकता है। सीट शेयरिंग पर भी पेच फंसा हुआ है, क्योंकि संजय राउत ने साफ साफ कह दिया है कि मुंबई में होने वाली बैठक में सीट शेयरिंग पर कोई चर्चा नहीं होगी। लेकिन इसी बीच मोदी सरकार ने एलपीजी सिलेंडर के दाम में 200 रुपए की भारी कटौती कर दी है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि हमारे गठबंधन से घबराकर सरकार को यह कदम उठाना पड़ा है। इसके साथ ही एनडीए का कुनबा बढ़ाने की तैयारी भी चल रही है। सूत्रों का कहना है कि अकाली दल को एनडीए में शामिल करने की तैयारी शुरू हो गई है। तो क्या इंडिया गठबंधन को लेकर एनडीए भी सतर्क हो गया है? इसी बीच ममता बनर्जी के बाद नीतीश कुमार ने भी कहा है कि लोकसभा चुनाव समय से पहले हो सकते हैं। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल चर्चा। इंडिया का चेहरा, मुसीबत का सेहरा। सियासी लड़ाई का दायरा किस हद को पार कर रहा है, जरा लालू यादव के इस बयान से अंदाजा लगाइए, जो ये कहते हुए मुंबई रवाना हुए कि हम लोग मुंबई में नरेंद्र मोदी के नट्टी यानी गर्दन पर चढ़ने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी के नट्टी पर चढ़ने जा रहे हैं हम लोग। आज का दिन नरेंद्र मोदी के नट्टी पर पकड़े हुए हैं, एकदम हटाना। उधर इंडिया गठबंधन में चेहरा कौन के मुद्दे पर जंग छिड़ी है। तो इंडिया अलायंस की तरफ से प्रधानमंत्री का फेस कौन बनेगा? हमें सब लोगों को लगता है कि राहुल गांधी बने। अभी चेहरा घोषित नहीं किया जा सकता, अभी तो देर है। वक्त से पहले किसी के चेहरे को सामने लाना जो है, इसमें फूट पड़ जाएगी। लेकिन इंडिया गठबंधन में एक नया ट्विस्ट भी दिख रहा है। अब तक नीतीश कुमार के संयोजक बनने की चर्चा थी, लेकिन नीतीश के मना करने के बाद अब यहाँ खरगे का नाम उछलता दिख रहा है। हालांकि चिराग पासवान ने इस पर तंज कसा है। मुख्यमंत्री जी का बयान, अरे हमको कहाँ मुख्यमंत्री बनना है, वो तो ये लोग हमको जबरदस्ती बना दिया। यही बोले थे ना 2020 में। तो इनकी ना में ही हाँ छुपी होती है। जिस चीज़ के लिए ये मना करेंगे, अरे हमको ये सब नहीं चाहिए, तो जब वो ये सारी बातें बोलते हैं तो मानिए कि वो चीज़ एक बच्चे की तरह जिद पर अड़कर उनको चाहिए होती है। ये जो कुछ हो रहा है ना, ये सियासी मेल नहीं है, बल्कि सांप सीढ़ी का खेल है। कि इसमें जो है वो सत्ता की सीढ़ी चढ़ने वाले तो फुटकर में है और उनकी टांग घसीटने वाले थोक में दिखाई पड़ रहे हैं। INDIA इस्लामीकरण, नेपोटिज्म, वंशवादी, डिस्ट्रक्टिव इटालियन एलायंस के घमंडी वंशवादी भ्रष्टाचारी नेता अब अभिनेताओं से गुण सीखने मुंबई जा रहे हैं। इसी बीच ममता बनर्जी के बाद नीतीश कुमार ने भी दावा कर दिया है कि लोकसभा चुनाव समय से पहले हो सकते हैं। शुरू से न बोल रहे हैं, आपको बोलिए, हम तो आपको 7-8 महीना पहले से न कह रहे हैं कि लोग पहले भी करा सकते हैं, इसलिए सबको एकजुट होना चाहिए, तो उसी में हम लगे हुए हैं। इंडिया गठबंधन में मची खींचतान के बीच मोदी सरकार ने जनता को बड़ी राहत देते हुए रसोई गैस 200 रुपए सस्ती कर दी है, जबकि उज्ज्वला स्कीम वालों के लिए अब रसोई गैस 400 रुपए सस्ती हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने निर्णय लिया है कि 200 रुपया गैस सिलेंडर के दाम कम किए जाएंगे। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या चेहरे के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन में बड़ी भिड़ंत होने वाली है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। इंडिया का चेहरा, मुसीबत का सेहरा। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए आपको मैजिक वॉल पे दिखाते हैं आर पार का सुप्रसिद्ध विश्लेषण। गठबंधन में पड़ती गांठ का विश्लेषण। पहली गांठ चेहरे को लेकर है। कांग्रेस बोली हमारी तरफ से राहुल गांधी चेहरा है,
समाजवादी पार्टी के शफीकुर रहमान बर्क बोले, चेहरे पर अगर अभी चर्चा हुई तो गठबंधन टूट जाएगा, यानी चेहरे पर अगर विचार हुआ तो गठबंधन में गांठ पड़ जाएगी। दूसरी गांठ सीट शेयरिंग, यह बड़ा मुद्दा है। मुंबई में सीट शेयरिंग पर चर्चा की उम्मीद थी, लेकिन संजय राउत ने बोला मुंबई की बैठक में यह मुद्दा ही नहीं है। और यह एक मुद्दा ऐसा है, इसको लेकर सारा बवाल होगा, क्योंकि कौन कुर्बानी देगा, सब कांग्रेस की कुर्बानी चाहते हैं। बढ़ता हूं मैं आगे। तीसरी बड़ी गांठ वो संयोजक था। नीतीश कुमार संयोजक की रेस से लगभग अब बाहर हो चुके हैं। यह नीतीश कुमार को अब तक का सबसे बड़ा झटका है। और अब संयोजक के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम उछाला जा रहा है, और यह हो सकता है कि इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे को संयोजक बना दिया जाए। और खबर यह भी है सूत्रों के हवाले से कि आम आदमी पार्टी और कई प्रमुख जो दल हैं INDIA गठबंधन के, उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को दलित चेहरा होने के नाते प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भी बताने का काम कर रहे हैं, और उन्हें समझा रहे हैं कि आप कांग्रेस में अब समझाइए और प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बन जाइए। बढ़ता हूं मैं आगे। चौथी गांठ कहीं साथ है और कहीं खिलाफ है। केंद्र के चुनाव में सब साथ होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन बंगाल में ममता सरकार को लगातार कांग्रेस कोस रही है। छत्तीसगढ़ सरकार को आम आदमी पार्टी फ्रेश बता रही है, कह रही है कि भूपेश बघेल की सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किया है, और कन्वर्जन के मुद्दे पे भी आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ की सरकार को घेर रही है और लगातार दबाव बना रही है, लगातार बयान दे रही है। बढ़ता हूं मैं आगे। पंजाब सरकार पर लगातार कांग्रेस का हमला जारी है। वो कह रही है कि भगवंत मान जो है वो बड़े खराब सीएम हैं, करप्ट सीएम हैं, ये आरोप लगा रही है। बढ़ता हूं मैं आगे अब बड़े सवाल की तरफ, लेकिन आज सवाल में एक ट्विस्ट है, और ट्विस्ट ये है कि खींचतान के बावजूद इस गठबंधन की तीसरी बैठक एनडीए के लिए चुनौती साबित होगी। यानी इन तमाम घटनाक्रम के बावजूद बैठक तीसरी हो रही है, और क्या यह तीसरी बैठक कुछ बड़े सवाल खड़े करेगी? आज आर पार में हम इसी की बात करेंगे। मैजिक वॉल पे देखते हैं कौन कौन दिख रहा है। इस समय एनडीए की तरफ से मुझे बृजमोहन श्रीवास्तव दिख रहे हैं, जो कि प्रवक्ता है एनसीपी के, अजीत दादा पवार वाले गुट के। अनुराग भदौरिया दिख रहे हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। राधिका खेड़ा मेरे साथ खास तौर पर जुड़ेंगी, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता। मेरे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रवक्ता। अनुराग भाई, आप ही का रुख कर लेता हूं। मैंने जो पहली गांठ बताई चेहरा, उस पहली गांठ में बयान आप ही की पार्टी के सांसद का है। सवाल का जवाब दीजिएगा, 50 सेकंड का आपको वक्त दे रहा हूं, इधर उधर की बात मत करिएगा। आखिरकार आपके नेता ने, आपके सांसद ने यह क्यों कहा कि चेहरे पर अगर अभी चर्चा हुई तो गठबंधन टूट जाएगा? देखिए, हमारा अटूट गठबंधन है। ये फेविकोल का जोड़ बहुत मजबूत है, इंडिया, और हम इंडिया सब एक हैं। हमने आपको बोला समाजवादी की तरफ से जो सबसे बड़ा चेहरा है उत्तर प्रदेश में वो अखिलेश यादव जी है, वो भी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हो सकते हैं, इसमें कौन सी बुराई है। टीएमसी की तरफ से ममता जी हो सकती है, नीतीश कुमार जी भी हो सकते हैं। हमारे पास तो यहाँ पीएम के कई सारे चेहरे हैं और मजबूत चेहरे हैं, और जिनके पास जिनका काम करने का एक्सपीरियंस भी है, जिन्होंने अपना अपना प्रदेश चलाया भी है। जैसे उत्तर प्रदेश को बहुत अच्छी तरह चलाया था अखिलेश यादव जी ने, आज भी उनके विकास के काम को लोग याद करते हैं। इसलिए कह रहे हैं हमारे पास चेहरों की कमी नहीं है। 140 करोड़ की 140 करोड़ की पॉपुलेशन में अगर आपके पास 2014 का लोकसभा हारे, 2017 का विधानसभा हारे, 2019 का लोकसभा हारे, आप बोलने नहीं देंगे। बीएसपी और एसपी के गठबंधन के 50 सेकंड बोलना है। 2022 का विधानसभा चुनाव आपने 4 चुनाव हारे हैं, 4। अच्छा, आपने 50 सेकंड में तो 25 सेकंड आप ही नहीं बोल लिया, तो बताइए आप ही बोल लीजिए तब मैं बोल लूं, या तो 50 सेकंड दे दो, मैं कह लूं फिर टोक लीजिएगा। ऐसे तो नहीं हो पाएगा ना। मैंने कहा कि 50 सेकंड की आपकी गिनती खराब है, 30 सेकंड और बोलने तो दो भाई। अब बोलने ही नहीं दोगे तो मैं चुप हो जाता हूं। ये कह दो कि बोलना नहीं है, अब मैं बोल रहा हूं तो सुन लीजिए, फिर सवाल पूछ लीजिएगा। मैंने कहा कि हमारे पास जो इंडिया है ये बहुत मजबूत गठबंधन है, और बार बार इसको आदमी INDIA डॉट लगाते हैं। डॉट की कोई जरूरत नहीं है। हम इंडिया हैं, इंडिया रहेंगे,
और हम सब मिलकर जीतेंगे। राष्ट्र के मुद्दे पे हम एक हैं, हमारे पास प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हैं। हमने आपको बोला कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मजबूत है, अखिलेश यादव जी भी पीएम के चेहरा हो सकते हैं, उधर ममता जी भी हो सकते हैं, नीतीश जी भी हो सकते हैं। यही तो खूबसूरती है हमारे गठबंधन की कि हमारे पास प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट बहुत सारे हैं, क्योंकि सबके पास काम करने का एक्सपीरियंस है, सबने अपने अपने प्रदेशों में विकास किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक चेहरे के अलावा दूसरा चेहरा नहीं है, ना भारतीय जनता पार्टी दूसरा चेहरे का नाम ले सकती है, क्योंकि वहां पे चेहरे पे नाम पे चर्चा हो ही नहीं सकती। हमारे यहाँ चर्चा है, क्योंकि हमारे यहाँ लोकतंत्र मजबूत है, जो लोग जीत के आएंगे, सदस्य जीत के आएंगे, जीतने के बाद बैठेंगे और अपना नेता चुन लेंगे और देश को प्रधानमंत्री मिल जाएगा। ये तय है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की हार अब मुझे निश्चित है। देखिए, ये आपके साथ दिक्कत है कि आप जीतेगा शांत तो नहीं होते हैं, इंडिया लगातार बोलते हैं। जीतेगा इंडिया। नहीं, अगर टीवी पे बोलने से आपके इंडिया जीत जाएगा, यानी आपका गठबंधन जीत जाएगा, तो आप 2019 का चुनाव जीत जाते, जिसमें सपा बसपा का गठबंधन था। एक दौर था ना, मिले मुलायम काशीराम, क्या हुआ था तब। और अब दौर में देखिए, जब मिले भी तो कुछ हासिल नहीं हुआ। मैं बढ़ता हूं आगे, बृजमोहन श्रीवास्तव की बात करता हूं। बृजमोहन श्रीवास्तव ये कह रहे हैं चेहरा तो हम ढूंढ लेंगे, लेकिन इन तमाम मनमुटावों के बावजूद बड़ा सवाल यह है कि इनकी तीसरी बैठक तो हो रही है, क्या वो एनडीए को चिंता में डाल रही है? और ये कह रहे हैं चेहरे की बात मत करिए, चेहरा आपके पास सिर्फ एक है, नरेंद्र मोदी, इनके पास कई हैं, इनकी बगिया में कई फूल हैं। अमीश जी, ये चेहरा ढूंढने की बात कर रहे हैं। आप देखिए कि बेंगलोर की जब मीटिंग हुई थी INDIA की, उसमें यह घोषणा की गई थी कि हम 1 महीने के अंदर दिल्ली में अपना सेक्रेटरीट शुरू कर देंगे INDIA का। आज 1 महीने से ज़्यादा हो गया, तो वो लोग अपना अभी सेक्रेटरीट शुरू नहीं कर पाए जी। तो चेहरा ढूंढने की बात तो मुझे लगता बहुत दूर है, और उससे कहीं ज़्यादा दूर मिनिमम कॉमन प्रोग्राम हो जाएगा, इससे कहीं ज़्यादा दूर उनका खुद का मैनिफेस्टो हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि अभी कोई इस बात की संभावना है। देखिए, एक मूल बात को आपको समझना होगा, NDA और INDI के फ़र्क को मैं बताना चाहता हूँ। NDA में जितने लोग पहुँचे हैं, ये स्वेच्छा से पहुँचे हैं, क्योंकि इन लोगों का समूह का ये विश्वास है कि देश को एक मजबूत अगर नेतृत्व चाहिए तो वो भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय नेता नरेंद्र मोदी जी ही दे सकते हैं। इस विश्वास को लेकर NDA का गठन हुआ है। वहीं INDI का गठन जो हुआ है, वो डर और अपने आप को बचाने के लिए हुआ है। तो ये दोनों का जो मूल आधार है, उसमें ही फर्क है। तो इस आधार के चलते जब INDIA की बात होती है, तो वहां के नेता सबसे पहले ये सोचते हैं कि अगर कुछ हो तो उससे हम अपने आप को कैसे बेनिफिटेड ले लें। इसलिए तो ये बात कही जाती है कि हमारे सारे नेताओं के पास बड़ा अनुभव है, बहुत अनुभवी लोग हैं, लेकिन उनके अनुभव को तो जनता कई बार रिजेक्ट कर चुकी है। अभी आपने बताया कि कई बार चुनाव में लोग वो हारे जिन लोगों के नाम लिए जाते हैं। तो मेरा मानना यह है कि जो INDI की जो मीटिंग होने वाली है, इसमें बातें तो होंगी, मुलाकातें भी होंगी, जो कि होती हैं, क्योंकि जब राजनीतिक दल के नेता मिलते हैं तो बातचीत तो होती है। लेकिन मुझे नहीं लगता, आप पहली मीटिंग में तो आपके नेता भी साथ गए थे, प्रफुल्ल पटेल और अजीत पवार। उन्होंने तो कहा था कि मुझे तो हंसी आ रही थी जिस तरह की बातें वहां पर हो रही थी। तो जरा उस पर प्रकाश डालिए, हंसी आप लोगों को यही तो कारण है जी, हंसी क्यों आ रही थी प्रफुल्ल पटेल को? नहीं, मुद्दा हंसी का नहीं था। वहां आदरणीय प्रफुल्ल पटेल साहब उस मीटिंग में थे। वहां उन्होंने जब पूरे वातावरण को देखा तो उनको ऐसा लगा कि INDIA का ये जो चर्चा चल रही है, इनके पास ना तो कोई प्रोग्राम है और ना ही इनके पास आने वाले दिनों में अगर कभी सरकार बनाने की बात हो तो ना ही इनके पास कोई ब्लूप्रिंट है, कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। 1 अरब 40 करोड़ लोगों का ये मुल्क है हमारा। अगर इसके सामने कोई एक ब्लूप्रिंट नहीं होगा देश की प्रगति का, अगर इसके सामने कोई ब्लूप्रिंट नहीं होगा देश की आर्थिक नीति का, तो फिर ये इस गठबंधन का मतलब क्या है? इस बात से डिसल्यूज्ड होके आदरणीय प्रफुल्ल पटेल साहब ने यह फैसला लिया कि हम इस मौके पे NDA के साथ जाएंगे। राधिका खेड़ा, मैं अभी आपके कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं पवन खेड़ा, उनको कोट करता हूं। पवन खेड़ा ने बोला कि ये जो आम आदमी पार्टी के लोग छत्तीसगढ़ जाते हैं और इस तरह की बयानबाजी करते हैं, वो अपने पाले में झांक के देखें। आप क्योंकि खुद छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की कमान आपने ले रखी है, यानी मीडिया की, आप बताइए, आपको तो बड़ी दिक्कत होती होगी छत्तीसगढ़ में। आपको आम आदमी पार्टी पे अटैक करना है, दिल्ली में आपको इनको डिफेंड करना है। क्या आपको लगता नहीं है कि आप लोग खुद परेशानी में हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर? अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी है कांग्रेस के मुख्यमंत्री, और उन अरविंद केजरीवाल को पीएम बनाने के लिए कांग्रेस मेहनत कर रही है। देखिए अमीश जी, पहली बात तो मैं साफ कर दूं कि अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री होंगे नहीं होंगे ये अभी तय नहीं हुआ है। तो ये कहना कि हम उनको डिफेंड कर रहे हैं, इस बात को आप
मत बोलिए, क्योंकि कोई चेहरा अभी तय नहीं हुआ है, उसके लिए समय है, मीटिंग्स होने दीजिए, आप लोगों को हम वेल इन टाइम बता देंगे कि हमारा चेहरा कौन होगा। दूसरी बात, आपने रही बात छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से कांग्रेस की भूपेश बघेल जी की सरकार काम कर रही है, उसने पिछले 5 साल में सरकार ने पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश के आगे कांग्रेस डेवलपमेंट मॉडल को पेश किया है। नहीं, मैं तो आप ही की माफ करिए, मैं टोक रहा हूं आपको, मेरी आदत नहीं है ये, लेकिन मैडम आप ही के गठबंधन के साथी कह रहे हैं वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, मैंने कुछ नहीं बोला इसमें। मैंने सुधांशु जी तो सांसद हैं, सीनियर नेता हैं, उनका बयान नहीं बोल रहा, मैं बीजेपी के किसी नेता का नहीं बयान बोल रहा। आपके गठबंधन के नेता भगवंत मान, आपके गठबंधन के नेता अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि भूपेश बघेल ने इतनी करप्शन करी है, इतनी तो बीजेपी ने नहीं करी थी। पहले तो आपका साधुवाद, इतने सीनियर नेता यहाँ बैठे हुए, आपने फिर भी मुझ जूनियर को यहाँ पे बोलने दिया। बिल्कुल हम जूनियर हैं, जुमले देने में सुधांशु जी से हमारी पार्टी बहुत जूनियर है, हर प्रवक्ता हमारा बहुत जूनियर है, झूठ बोलने में सुधांशु जी से हम बहुत जूनियर जी, हम कहीं स्टैंड ही नहीं करते, तो उनको इनकी सीनियरिटी जुमले देने की और झूठ बोलने की मुबारक। अब आती है दूसरी बात की हमें डिफेंड करना पड़ रहा है या नहीं करना पड़ रहा है, तो मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं, ये जो गठबंधन है ये लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई गलत काम कर रहा है तो हम उसका साथ देंगे और उसको डिफेंड करेंगे। और आप भूल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने ही जो अरविंद केजरीवाल साहब और आम आदमी पार्टी ने शराब घोटाला किया, उसको उजागर करने का काम कांग्रेस पार्टी ने करा। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दिल्ली में सिर्फ एक दूसरे को लेटर लिखने का काम करते हैं, वही काम वो पंजाब में भी कर रहे हैं। और हम लगातार पंजाब में भी जो ड्रग्स को लेके प्रॉब्लम आम आदमी पार्टी और बीजेपी मिली हुई है, कोई गठबंधन स्टेट में नहीं। आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी और बीजेपी मिली हुई है दिल्ली के अंदर? मैं कह रही हूँ हमारा कोई भी, हम ये लोग सिर्फ और दिल्ली पर जब राज्यसभा में बिल आया था तो और लोकसभा में जब बिल आया था तो साथ आप दे रहे थे। हम आम आदमी पार्टी का साथ नहीं दे रहे थे, हम तब साथ दे रहे थे जब देश में लोकतंत्र पे हमला हो रहा था, क्योंकि इस समय अघोषित इमरजेंसी इस देश में लगी हुई है। जब जब हमारे संविधान पे हमला होगा, जब जब हमारे लोकतंत्र पे हमला होगा, तो कांग्रेस पार्टी आके बोलेगी, क्योंकि हमारे लिए संविधान और लोकतंत्र सर्वप्रिय है, सबसे ऊपर है। तो इस बात को मैं क्लियर कर दूं, हमारा कोई गठबंधन किसी स्टेट में उनके साथ नहीं है। हाँ, हम लोग लाइक माइंडेड पार्टीज जो इस समय देश में बढ़ती बेरोजगारी, देश में बढ़ती नफरत, देश में बढ़ते जुमले, देश में बढ़ता झूठ, देश में बढ़ती दो समुदाय के लोगों को, दो कास्ट के लोगों को लड़ाने की राजनीति हो रही है, जो झूठे वादे की, जो बेरोजगारी है। 3 मुद्दे आपके ये हैं, आप कह रहे हैं अहंकार, बेरोजगारी, जुमलेबाजी, आपस में नफरत फैला के लड़ाना, ये बहुत अहम मुद्दे, बहुत बड़े मुद्दे हैं आपके। ठीक है, ओके। सुधांशु त्रिवेदी, लालू यादव कह रहे हैं कि इस बार मुंबई में तो मोदी की गर्दन तक चढ़ जाएंगे। देखिए, राधिका जी ने कहा जुमलों का आरोप हमारे ऊपर लगाया, तो अब मैं इनके सच्ची बातों को बताता हूं। जुमला छोड़ दिए, वैसे देश को पता है गरीबी हटाओ से लेके देश का विभाजन नहीं होगा। बड़े बड़े जुमले देश ने 75-80 साल में बड़ी त्रासदी के साथ झेले, और इंडिया इज इंदिरा से लेके हिंदू आतंकवाद तक बहुत सारे वर्ड्स, फ्रेजेस देखे गए। खैर, परंतु मैं ये बताना चाहता हूं, जो आपकी जो एकदम सच्ची बातें हैं, क्या कहा था अरविंद केजरीवाल जी ने शीला दीक्षित जी की फोटो लगा के, ईमानदार या बेईमान? बेईमान आपके लिए जुमला नहीं है, मतलब शीला जी आपकी सरकार बेईमान थी, यह सच है। आपकी जब संसद में आप मेजॉरिटी में थे तो सारी संसद चोर है, वो नहीं, अरे जुमला थोड़ी था, ये तो सच था। अधीर रंजन चौधरी जी बंगाल में कहते हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है और डेमोक्रेसी समाप्त हो गई है, और इसके लिए वो कोर्ट तक चले जाते हैं पश्चिम बंगाल में। अब बताइए ये सच है या जुमला? अगर ये सच है तो बंगाल में आके आप ममता बनर्जी जी को ऐसे गले लगाते हैं और आप कहते हैं लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमें ममता जी की जरूरत है। अब ये सच है या जुमला, ये आप बता दीजिए। अब मैं दूसरी बात कहता हूं, राहुल गांधी जी जाके कहते हैं मार्च में 2023 में, बस एक वाक्य पूरा कर दूं, कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है, डेमोक्रेसी इज फिनिश्ड। और वो कहते हैं सारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन भी खत्म हो गए हैं। और उसके बाद जब आप लोग जीतते हैं कर्नाटक का चुनाव, आप कहते हैं लोकतंत्र की विजय है। जब राहुल गांधी को सर्वोच्च न्यायालय से राहत मिलती है तो अभिषेक मनु सिंघवी कहते हैं लोकतंत्र की विजय। अब बताइए ये जुमला है या वो जुमला था? ठीक है, ये सच है
या वो सच है? कांग्रेस मुझे तो जीते लगता है तो द्वैत और द्वैत दर्शन इमरजेंसी की नहीं तरह लग रही। आप ऐसा फंस कांग्रेस जाएंगे जीते तो कि आपके लिए लोकतंत्र सच और खतरे में झूठ नहीं का। है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी स्टेटमेंट आ रही है ममता बनर्जी की, उस खबर का मैं रुख करूंगा, लेकिन क्विकली 30 सेकंड क्विक रिबटल राधिका खेड़ा। जुमलों की बात करी, अब ये बताइएगा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा 15 लाख रुपए हर इंसान के अकाउंट में आएंगे। जी जी। और आप ही के मैनेजिंग एडिटर है किशोर अनवानी जी, उन्होंने जब एक और चैनल में थे तो उन्होंने अमित शाह साहब का एक इंटरव्यू लिया और वो इंटरव्यू बहुत वायरल हुआ। किशोर जी ने उनसे 15 लाख वाली बात करी तो क्या कहा था शाह साहब ने? 15 लाख रुपए किसी की जेब में आते हैं क्या? वो तो एक जुमला है। स्वयं गृह मंत्री ने ये एक्सेप्ट किया नेशनल टेलीविजन पे किशोर जी को इंटरव्यू में और कहा कि हमने तो जी जुमला दिया था देश के आगे। तो वहीं पे स्टैंप लग गया कि आपकी पार्टी जुमला देती है। अब बताइए शाह साहब झूठ बोल रहे थे क्या? कौन झूठ था? आप जो बोल रहे कि आप जुमले नहीं देते कि जो शाह साहब ने कहा कि वो जुमला था, बताइए शाह साहब झूठ बोल रहे थे, मतलब जुमला नहीं था। सुधांशु अब इसका भी प्रूफ चाहिए तो पूछ लीजिए किशोर जी पहली बात से। तो मैंने इनकी पार्टी की तो सच्ची बातें बोली, सच्ची का जवाब नहीं आया, कार्यकर्ताओं की हत्या तक पे जवाब। अब मैं जवाब देता हूं। बड़ा अद्भुत प्रश्न आपने किया है कि 15 लाख रुपए आएगा। ये 15 लाख ले जाके धरे किसने थे विदेश में? आप ही लोगों के तो धरे थे ना। तब अडवाणी जी के नेतृत्व में हमारे सारे सांसदों ने हलफनामा दिया था जाके लोकसभा अध्यक्ष को कि हमारा कोई बैंक का अकाउंट विदेश में नहीं है, मगर कांग्रेस के सांसद हिम्मत नहीं कर पाए देने की। तो ये हकीकत ये थी कि आप उल्टा बड़ी खबर आ रही है। ममता बनर्जी ने कहा है कि इंडिया की ताकत इतनी बढ़ गई है कि अब भारतीय जनता पार्टी पर दबाव दिखने लग गया है। एलपीजी के दाम कम करने पर तंज कसा है कि एलपीजी सिलेंडर के दाम इसीलिए कम करे गए हैं कि इस गठबंधन से बीजेपी पूर्ण रूपेण डर चुकी है, डर कर घटाए हैं दाम। मैं सीधा सुधांशु त्रिवेदी का आरोप करता हूं, यही है इंडिया का दम और ये दम अभी और दिखेगा। ममता बनर्जी का बयान, सुधांशु त्रिवेदी, वो कह रही है कि इंडिया गठबंधन से डर गई है भारतीय जनता पार्टी। 30 सेकेंड्स, देन अनुराग। अमित जी बस बिल्कुल एक बार में जवाब। अभी मैंने बोला कि अधीर रंजन चौधरी जी ने ममता जी के बारे में बोला कि उनके कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है। अगर एक दूसरे के जानी दुश्मन भी साथ में आके खड़े हो जाएं तो माना जाता है कि डर उसे लग रहा है। मतलब एक दूसरे के जान के दुश्मन कार्यकर्ताओं की हत्या हुई और उन्होंने कहा उसके बाद साथ में आके खड़े हो गए तो लगता है। अब बताइए, शिवसेना के साथ ये महाराष्ट्र में खड़े हैं जी, क्या वाक्य बोले गए थे। अभी आपने बताया आम आदमी पार्टी के साथ वहां खड़े हुए हैं। तो जो एक दूसरे के जानी दुश्मन है वो अगर साथ में आए, देश की जनता समझती है डरे हुए वो लोग होते हैं जो उस सीमा तक जाके समझौता करते हैं। जो मैंने एक वाक्य बोला था संसद में, वो रिपीट कर देता हूं कि शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इस कदर समझौतों पे जीते हैं कि जमीर भी मर जाते हैं। जी मैं रुक करता हूं अनुराग गुदरिया, मेक योर पॉइंट। 30 सेकेंड्स। देखिए अब दिक्कत ये हो गई है कि सुधांशु जी की आपने पूरी बात सुनी, केजरीवाल जी के बारे में बात की, ममता जी के बारे में बात की, फिर राहुल गांधी जी के बारे में बात की, कर्नाटका भी चले गए, मनु सिंघवी जी की भी बात की, सबकी बात करेंगे, समाजवादी की भी करेंगे, लेकिन जनता की नहीं करेंगे। आपने उनसे पूछा 200 रुपए कम हुए, उस पर भी नहीं बोलेंगे। जनता से संबंधित किसी बात पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बात नहीं करना चाहते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कहता है कि भारतीय जनता पार्टी वक्त के साथ चलती है, हम सच के साथ चलते हैं। जो सच के साथ चलते हैं उनका वक्त एक दिन उनके साथ अपने आप चलने लगता है। याद रखिएगा, आप तो झूठ के साथ चल रहे हैं ना, हम वक्त के साथ नहीं चलते, हम सच के साथ चलते हैं और वक्त हमारे साथ चलेगा। आप देख लीजिएगा आने वाले 2024 के चुनाव में। और जहां तक आप डीजल पेट्रोल, जहां तक एलपीजी की बात हो रही थी, आपने 2014 में कितना था? 410 रुपए। अब अगर आपने 200 सब्सिडी भी कर दी है तो 903, मतलब 493 रुपए की उन्नति फिर भी है। फिर भी 493 रुपए महंगा आपने एलपीजी किया इतने 4-5 सालों में। सोचिए आप, ये हालत है। इस पे आप बात नहीं करेंगे। आपको चिंता किसकी रहती? इंडिया की चिंता रहती। क्यों पता है? क्योंकि आप परेशान है, क्योंकि एनडीए में भी तो आप पकड़ लाए ना, राजभर जी को पकड़ के लाए हो ना। राजभर जी तो आपको ही घरे आ रहे थे और खुल के घरे आ रहे थे। आज आप उनको पकड़ के कौन लाए? आप ही लाए। अभी अकाली दल पे भी डोरे डाल रहे हो आप कि आप भी आ जाओ। पासवान को भी पकड़ के आप लाए थे, बीच में तो उनकी पार्टी दो भाग में उनकी पार्टी दो भाग बटी थी, बंटवाने वाले तो आप ही थे ना। आप क्यों पकड़ के लाए? क्योंकि आप डर गए हो, क्योंकि आप जनता की बात नहीं करते हो। हम इंडिया वाले जनता की बात करते हैं और ठोक के जनता की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, नफरत आप फैला रहे हैं, सवाल का जवाब दीजिए। अनुराग 10 सेकंड आपको और दे रहा हूं। बीजेपी क्यों डरी हुई है? क्यों डरी है बीजेपी?
बीजेपी डरी हुई है क्योंकि उसने समाज के अंदर जो नफरत के विकास किया है, समाज के अंदर जो बेरोजगारी का विकास किया है, जो महंगाई का विकास किया है, जिस तरह से समाज के अंदर में झूठ फैला है, अहंकार जो भारतीय जनता पार्टी का देखने को मिला है, जनता अब इनसे नफरत करने लगी है। इंडिया को देखते हुए जनता ने इंडिया को चुनने का मन बनाया है और भारतीय जनता पार्टी को हराने का मन बनाया है, इसीलिए डरे हुए हैं ये। और इनको सत्ता चाहिए, इनको बहुत ज्यादा नफरत की बात हो रही है, तो दो लाइनें में नफरत पे भी बोलूंगा, लेकिन सुधांशु वो कह रहे हैं आपने नफरत फैला दिया है, आप में अहंकार है और इस बारी मन बना लिया है देखिए जनता ने। अमित जी, ये डर के मुद्दे पे ही इनके INDIA गठबंधन के अंदर क्या हाल है देखिए। ममता बनर्जी कह रही भाजपा डरी हुई है, और याद करिए राहुल गांधी पूरी भारत जोड़ो यात्रा में कहते रहे डरो मत। कांग्रेस ने तो अपना सोशल मीडिया पर टैग भी लगा रखा था डरो मत। उन्होंने कहा था भारत में डर का माहौल है। अब मुझे समझ में नहीं आता कि इनकी तो पॉलिसी या इनकी अप्रोच डर पर भी बटी हुई है। मतलब एक कह रहा भाजपा डरी हुई है, एक कह रहा देश डरा हुआ है, एक कहता अल्पसंख्यकों को डर लग रहा है। मतलब डर पर भी अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग। और मैं एक वाक्य पूछ लूं, अनुराग भदौरिया जी ने कहा कि सच के साथ आपने लंबा बोला। अच्छा, आपके लिए एक $1 मिलियन क्वेश्चन है, एक पार्टी का नाम बताइए जिसका आपने साथ ना लिया हो आज तक सत्ता के लिए। चुनौती से पूछता हूं, बताइए एक पार्टी सबका साथ लेकर घाट घाट का पानी पीकर आप घर के न रह गए घाट के। चलिए एक पार्टी बताइए जिसका आपने साथ न लिया हो। कहावत पूरी पता है ना आपको, घर के ना घाट के, पता है ना आपको अनुराग भाई? किसको कहा जाता है घर के ना घाट के? जवाब दे दूं, देखिए हम समाजवादी लोग हैं। जब समाज के ऊपर में, देश के ऊपर में संकट आता है, कोई भी दल हो जिससे मेरी विचारधारा नहीं भी मिलती हो, देश बचाने के लिए हम उनका साथ देते हैं और देते रहेंगे, क्योंकि हम देश के साथ खड़े, सत्ता के साथ नहीं खड़े। आप सत्ता के साथ खड़े हो, ठीक है, आप सत्ता चाहिए, आप देश बचाने के लिए, ठीक है, ओके, देश बचाने के लिए। सुधांशु का जवाब, रिप्लाई, ऑडियो डाउन, PCR ऑडियो डाउन, जिसका नाम लू उसी का ऑडियो खोलेगा। सुधांशु 30 सेकंड्स। देन राधिका जी, इन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि इनके विचार मिलते हो ना मिलते हो तो भी साथ पर मैं दर्शकों के लिए बता देना चाहता हूं, मुलायम सिंह यादव जी पहली बार मुख्यमंत्री बने 1989 में बीजेपी के सपोर्ट से। उसके बाद जब अयोध्या में गोली चलने के बाद हमने सपोर्ट विड्रॉ किया तो ये 6 महीना रहे कांग्रेस के सपोर्ट से। फिर 93 में दोबारा आए बसपा के सपोर्ट से और कांग्रेस का आउटसाइड सपोर्ट लेके। उसके बाद फिर ये दोबारा जब आए सत्ता में 2003 में तो बसपा के टूटे हुए धड़ों के सपोर्ट से। उसके बाद चुनाव लड़ चुके हैं कांग्रेस के सपोर्ट के साथ भी, सपा के सपोर्ट के साथ भी, छोटे दलों के सपोर्ट। ऐसा कोई बचा नहीं जिसको सपा ने ठगा नहीं, और हर बार खुद मुख्यमंत्री बने। हमने दूसरों को बनाया है। मायावती जी को हमने तब समर्थन किया जब आप लोग उनकी जान लेने के लिए उतारू थे। 67 सीटें उनकी थी, 178 हमारी थी। स्टेट गेस्ट हाउस कांड में याद करिए, पकड़ पकड़ के और जातिवाचक शब्दों के साथ अपमानित कर करके किया जा रहा था। हमने अपना परित्याग किया है। कर्नाटक में हमने पहली बार जब कुमार स्वामी को बनाया 84 विधायक हमारे और 40 उनके थे। इसलिए जब नीतीश कुमार को बनाया हमारे विधायक ज्यादा थे, उनके कम थे। मगर आपने तो सत्ता के लिए सबका साथ लिया है। ठीक है, अनुराग शार्प रिप्लाई, अनुराग शार्प रिप्लाई, 15 सेकंड शार्प रिप्लाई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो 38 दलों के साथ गठबंधन किया, कई बार 40-40, 43-43 गठबंधन, चाहे शिवसेना हो, एनसीपी हो, जेडीयू हो, पीडीपी भी हो, चाहे अकाली दल के साथ भी गठबंधन किया। उत्तर प्रदेश में देखिए अपना दल, निषाद पार्टी, किसके साथ आप गठबंधन नहीं किया आपने तो जिनको अलगाववादी पार्टी बोलते थे उनके साथ, पीडीपी के साथ भी सरकार बनाई कश्मीर में जाके। अभी पीडीपी किसी के साथ चला रहे हैं? अभी अनुराग होल्ड ऑन, अनुराग सबके साथ यही इनको ऑडियो डाउन करिए, यही ऑडियो डाउन करिए। एक सेकंड अनुराग भाई, आपने बोला पीडीपी के साथ गठबंधन किया, वो अलगाववादी पार्टी है। अभी पीडीपी किस गठबंधन के साथ? पीडीपी अलगाववादी है और आज इनके साथ। आज किसके साथ है पीडीपी? जिसने बोला था भारत का तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं बचेगा, अगर 370 हटी है, वो आज पीडीपी किस पार्टी के साथ है? ये बोलते थे अलगाववादी पार्टी। हमने नहीं बोला किसके साथ है अलगाववादी पार्टी। आपने बातों में बहुत बड़ी बात बोल दी। आप बताइए किसके साथ है पीडीपी? ना ये कहानी आज यहाँ नहीं रुकेगी। राधिका जी, आपको इंतजार करना पड़ेगा। पीडीपी किसके साथ है आज? पीडीपी किसके साथ है अनुराग? पीडीपी किस दल के, किस गठबंधन के साथ है? किस गठबंधन के साथ है? मेरे साथ है, इंडिया के साथ है, इंडिया के साथ बढ़िया। बीजेपी का साथ। जिसने बोला तिरंगा उठाने वाला नहीं बचेगा, वो इंडिया के गठबंधन में है। जो अलगाववादी पार्टी है, आप कह रहे हैं, वो इंडिया के गठबंधन में है और सवाल पूछे जा रहे हैं दूसरों से। मतलब जिस पॉलिटिकल पार्टी ने बोला बीजेपी ने बनाई थी तिरंगा उठाने वाला नहीं कोई भारतीय जनता पार्टी की पीडीपी की इतनी बड़ी बात बोली, तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं सरकार बनाई नहीं क्या? कश्मीर के बाद
वो पार्टी इस गठबंधन के अंदर है। हमारे साथ आ जाए तो खराब। वाह 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 तब भी खराब थी जब बीजेपी के साथ थी। अमीश देवगन के तब के कार्यक्रम निकाल के देख लो। सुधांशु त्रिवेदी, संबित पात्रा, गृह मंत्री अमित शाह से सवाल पे सवाल दागे हैं मैंने, सवाल पे सवाल दागे। अमित शाह तब पार्टी के अध्यक्ष होते थे, अमीश देवगन ने खुद सवाल पूछे। राजनाथ सिंह से इंटरव्यू में मैंने खुद सवाल पूछे कि पीडीपी के साथ आपने विचारधारा का कॉम्प्रोमाइज किया है। अमीश देवगन सवाल उठाता था और आज आपसे भी उठाता है कि इंडिया के गठबंधन में वो पॉलिटिकल पार्टी है जो कहती है तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं बचेगा, और आप इसकी बात करते हैं। मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, आर पार में वापस लौट रहा हूं। आप देख रहे हैं आर पार। मिलने के बावजूद नाइजर में बनी हर सरकार फ्रांस की करीबी रही और इसी वजह से वहां फ्रांस के खिलाफ गुस्सा भी देखा गया। पिछले महीने हुए सैन्य तख्तापलट के बाद नाइजर के कई शहरों में फ्रांस के झंडे जलाए गए और उसका विरोध किया गया। असम के डिब्रूगढ़ में जारी मूसलाधार बारिश से ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से जिले के निचले इलाकों में बाढ़ आ गई। इसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें निचले इलाकों में बने घर पूरी तरह डूबे नजर आए। वहां से बाढ़ का जो वीडियो सामने आया उसमें कुछ लोग नदी के बहाव को रोकने की कोशिश करते दिखे, जबकि कुछ लोग अपने डूबते घरों से जरूरत का सामान ले जाते नजर आए। असम के कई इलाकों में हुई तेज बारिश के बाद ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया, जिससे राज्य के कई जिलों में हालात खराब हो गए। टाउन पे खतरा भी पड़ा हुआ है। कुछ इलाकों में तो हालात और भी ज्यादा भयावह दिखाई दिए, क्योंकि बाढ़ के पानी में मकानों के डूबने के बाद सैकड़ों की संख्या में लोग सड़क पर रहने को मजबूर हो गए। लेकिन लोगों की परेशानी यहीं खत्म होती नहीं दिख रही, क्योंकि मौसम विभाग ने असम के डिब्रूगढ़ समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। बेंगलुरु में एक आदमी को अपनी लिव इन पार्टनर को कुकर से पीट कर मार डालने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी को शक था कि उसकी पार्टनर उसे धोखा दे रही है और इसीलिए उसने अपनी लिव इन पार्टनर की कुकर से पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी। बेंगलुरु पुलिस के मुताबिक आरोपी और जिसकी हत्या की गई उनके बीच लंबे वक्त से झगड़ा चल रहा था, क्योंकि आरोपी को शक था कि उसकी लिव इन पार्टनर ने किसी और से दोस्ती कर ली है। आरोप है कि इसी बात पर उसने गुस्से में आकर उसे पीट कर मार डाला। ಕೆಲವೊಂದು ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಸ್ಪಿಷಿಯಸ್ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಈ ಮಹಿಳೆಯ ಬಗ್ಗೆ पुलिस ने यह भी जानकारी दी कि केरल के रहने वाले वो दोनों पिछले 3 साल से बेंगलुरु में नौकरी कर रहे थे। दावा किया गया कि उनके बीच पिछले कई दिनों से विवाद था, लेकिन इसके बाद भी किसी ने भी एक दूसरे के खिलाफ थाने में शिकायत नहीं की थी। पाकिस्तान से अपने 4 बच्चों के साथ भारत आई सीमा हैदर और सचिन मीणा की लव स्टोरी पर बनने वाली फिल्म कराची टू नोएडा का पोस्टर जारी कर दिया गया। मुंबई में फिल्म के प्रोड्यूसर अमित जानी ने इस फिल्म का पोस्टर जारी किया, जबकि राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस सीमा हैदर पर बन रही इस फिल्म के विरोध में। आरोप है कि एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने फिल्म बंद करने के लिए अमित जानी को धमकी तक दी थी, जिसके बाद अमित जानी ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। साथ ही उन्होंने ये भी ऐलान किया था कि वो किसी भी कीमत पर फिल्म बनाना बंद नहीं करेंगे। और इसके कुछ दिन बाद ही अमित जानी ने मुंबई के एक होटल में सीमा हैदर और सचिन मीणा की लव स्टोरी पर बन रही फिल्म कराची टू नोएडा का पोस्टर जारी कर दिया। जो पोस्टर जारी किया गया उस पर फिल्म रिलीज करने की तारीख 26 जनवरी लिखी दिखाई दी। मतलब आने वाले करीब 5 महीने बाद ये फिल्म रिलीज कर दी जाएगी। अमेरिका के नेवादा में जलवायु परिवर्तन पर वहां की सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कार चढ़ाने का एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया। बताया गया कि वहां कुछ प्रदर्शनकारी एक हाईवे को रोककर विरोध जता रहे थे, लेकिन तभी वहां पहुंची पुलिस की एक गाड़ी तेजी से प्रदर्शनकारियों की तरफ बढ़ती दिखाई दी और उसने हाईवे ब्लॉक करके बैठे प्रदर्शनकारियों को टक्कर मार दी। इसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई, जबकि पुलिस की वो गाड़ी थोड़ी दूर आगे जाने के बाद लौटी और उसने एक बार फिर प्रदर्शनकारियों को कुचलने की कोशिश की। इतना ही नहीं, कार से उतरने के बाद एक पुलिसकर्मी ने प्रदर्शनकारियों पर पिस्तौल तान दी, जबकि एक दूसरे पुलिसकर्मी ने उन प्रदर्शनकारियों को हटाना शुरू कर दिया। हालांकि जलवायु परिवर्तन पर वहां की सरकार की नीतियों का विरोध करने बैठे वो प्रदर्शनकारी हाईवे पर ही जमे रहे। बाद में इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस के उन जवानों की कार्रवाई की आलोचना भी हुई। अमेरिका का फ्लोरिडा राज्य एक बार फिर भीषण गोलीबारी से दहल उठा। वहां एक स्टोर के बाहर एक हमलावर ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। पुलिस के मुताबिक वो आरोपी अश्वेत लोगों से नफरत करता था और आरोप है कि जैसे ही उसने अपने सामने कुछ अश्वेत लोगों को देखा, उन पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें वो हमलावर स्टोर के बाहर और अंदर फायरिंग करता नजर आया। यही नहीं, आरोपी ने खुद को भी गोली मार ली, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। फायरिंग के बाद पुलिस ने उस इलाके की घेरेबंदी कर जांच शुरू कर दी। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि जापान ने मौसम की खराबी की वजह से अपना मून मिशन तीसरी बार टाल दिया। मौसम बिगड़ने की वजह से लॉन्च के ठीक 30 मिनट पहले जापान की स्पेस एजेंसी ने H-2A रॉकेट की उड़ान को रोकने का फैसला लिया।
लेकिन जापान के मीडिया ने दावा किया कि जल्द ही वहां की स्पेस एजेंसी जैक्सा अपने मून मिशन को दोबारा शुरू करेगी, जिसके तहत जापान की स्पेस एजेंसी H2A रॉकेट के जरिए लैंडर स्लिम यानी स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून को लॉन्च करेगी, जो चांद की सतह पर उतरकर उसके रहस्यों के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश करेगा। जापान का मून मिशन अगर सफल होता है तो जापान चंद्रमा पर पहुंचने वाला दुनिया का 5वां देश बन जाएगा। भारत, अमेरिका, चीन और रूस चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतर चुके हैं, जिनमें भारत ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरकर इतिहास रच दिया था। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरकर इतिहास रचने के बाद अंतरिक्ष में रिसर्च करने वाली भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने सूरज पर पहुंचने की तैयारी पूरी कर ली। इसरो के मुताबिक सूर्य की जानकारी जुटाने के लिए भारत का पहला मिशन आदित्य L1 अगले महीने की 2 तारीख को रवाना किया जाएगा, जो करीब 4 महीने बाद 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करके पृथ्वी और सूरज के बीच मौजूद L1 पॉइंट पर पहुंचेगा। ये वो जगह है जहां पृथ्वी और सूरज का गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करता। इसरो के मुताबिक इसी जगह पर आदित्य L1 को स्थापित किया जाएगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक उस जगह से आदित्य L1 सूरज के कोरोनल मास इजेक्शन का अध्ययन करेगा। इसका मतलब सूर्य की सतह पर होने वाले विस्फोटों से मैग्नेटिक फील्ड ना हो हमारे अर्थ के चारों तरफ, तो हमारी धरती पे जितने भी बिजली से चलने वाले इक्विपमेंट्स हैं, जितनी भी हमारी सैटेलाइट है, GPS सिस्टम है, वो सब जो है खराब हो जाएंगे। इसरो के मुताबिक आदित्य L1 सूरज से आने वाले सौर तूफान की पहले ही जानकारी दे देगा। इसके अलावा इस मिशन के जरिए सूरज की गतिविधियों से पृथ्वी और दूसरे ग्रहों पर होने वाले असर का भी पता लगाने की कोशिश की जाएगी। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने वाले रोवर प्रज्ञान ने पहली बार चांद की सतह का तापमान बताया। स्पेस में रिसर्च करने वाली भारतीय संस्था इसरो के मुताबिक रोवर प्रज्ञान ने चांद पर लैंडिंग के बाद अपने रास्ते में आई पहली रुकावट को बड़ी आसानी से पार कर लिया और चांद की सतह पर मौजूद करीब 100 मिलीमीटर ऊंचे एक टीले को पार कर अपने काम में जुट गया। इससे पहले लैंडर विक्रम के जरिए इसरो को जो डेटा हासिल हुआ, उसके जरिए चांद की सतह के तापमान का अंदाजा लगाने का दावा किया गया। इसरो के मुताबिक चांद की सतह का तापमान करीब 50 डिग्री सेल्सियस है और सतह से करीब 8 सेंटीमीटर गहराई में जाते ही वहां तापमान -10 डिग्री तक चला गया। इसरो ने यह जानकारी एक ट्वीट कर साझा की, जिसके साथ भारत के पास चांद की सबसे शानदार और एक्सक्लूसिव तस्वीर होने का दावा भी किया गया। भारत के चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने के बाद पाकिस्तान में झुंझलाहट देखने को मिली। वहां जमात इस्लामी पार्टी के नेता सिराजुल हक ने पाकिस्तान की सरकार को भारत से सीखने की नसीहत दे डाली और पाकिस्तान की कंगाली पर भी जमकर वार किया। जमात इस्लामी पार्टी के नेता सिराजुल हक ने आरोप लगाया कि शहबाज शरीफ सरकार ने पाकिस्तान की जनता के गले में कर्ज का फंदा डाल दिया। इंडिया ने चांद पर कदम रखा और आप लोगों ने हमारे कौम के गर्दन पर कदम रखा है। सिराजुल हक ने दिवालिया होने की कगार पर खड़े पाकिस्तान के लिए पिछली सरकारों को भी दोषी बताया। इस दौरान उन्होंने भारत के मिशन चंद्रयान 3 का जिक्र करते हुए पाकिस्तान की सरकार को भारत से सीख लेने की नसीहत भी दे दी। इसके अलावा उन्होंने ये चेतावनी भी दी कि अगर पाकिस्तान की सरकार ने जनता को महंगाई से राहत न दी तो वहां होने वाले विद्रोह से निपटना मुश्किल हो जाएगा। एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम NATS यानी नेशनल एयर ट्रैफिक सर्विस अचानक ठप हो गई, जिससे न सिर्फ ब्रिटेन में हवाई सेवाएं रोक दी गईं बल्कि दुनिया भर की उड़ानें प्रभावित हुई। आसमान में उड़ते विमानों को हादसे से बचाने के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम की बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम ही रनवे से उड़ान भरने और जमीन पर उतरने के दौरान प्लेन को रास्ता दिखाता है। और ब्रिटेन का यही सिस्टम NATS यानी नेशनल एयर ट्रैफिक सर्विस फेल हो गया, जिससे वहां हाहाकार मच गया। हालात की गंभीरता को देखते हुए और हादसों से बचने के लिए फौरन ब्रिटेन की एयर स्पेस बंद कर दी गई। मतलब दुनिया के किसी भी हिस्से से ब्रिटेन की एयर स्पेस में कोई भी विमान दाखिल नहीं हो सकता। इसके बाद दुनिया भर की हवाई सेवा मानो ठप हो गई। अलग अलग देशों में लाखों की संख्या में यात्री फंस गए। इंटरनेशनल उड़ानों में कई घंटों की देरी का अलर्ट तक जारी कर दिया गया। हालांकि ब्रिटेन के एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में गड़बड़ी आने की वजह का पता नहीं चल सका। इजरायल के विदेश मंत्री से बात करने की वजह से अफ्रीकी देश लीबिया की विदेश मंत्री को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। उन पर आरोप लगा कि पिछले हफ्ते उन्होंने रोम में इजरायल के विदेश मंत्री से सीक्रेट मुलाकात की थी, जिसके बाद पूरे लीबिया में उनके खिलाफ हिंसा भड़क गई। लोगों ने सड़कों पर उतरकर जमकर आगजनी और तोड़फोड़ की। वहां के अलग अलग इलाकों से हिंसा के कई वीडियो सामने आए, जिनमें लोग सड़कों पर टायर जलाते और नारेबाजी करते दिखे। ज्यादातर मुस्लिम आबादी वाला लीबिया फिलिस्तीन का समर्थन करता है और इजरायल को अपना दुश्मन मानता है। इसी वजह से जब वहां के विदेश मंत्री की इजरायल के विदेश मंत्री से मुलाकात की खबर सामने आई तो पूरे देश में गुस्सा भड़क गया, जिसके बाद लीबिया के प्रधानमंत्री ने वहां की विदेश मंत्री को पद से हटा दिया। पिछले हफ्ते रोम में विदेश मंत्रियों की एक बैठक हुई थी। इसी दौरान इटली के मीडिया में खबर छपी कि लीबिया की विदेश मंत्री और इजरायली विदेश मंत्री ने सीक्रेट मीटिंग की थी। सेमीकंडक्टर बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी फॉक्सकॉन के फाउंडर टेरी गॉ ने ताइवान में राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। उनकी कंपनी का कारोबार ताइवान के अलावा चीन में भी फैला हुआ है और माना जाता है कि टेरी गॉ चीन के समर्थक हैं।
टेरी गो ने ऐलान कर दिया कि अगर वो चुनाव जीत गए तो ताइवान में अगले 50 साल तक शांति रहेगी। ताइवान की मौजूदा राष्ट्रपति साई इंग-वेन को चीन का कट्टर विरोधी माना जाता है, जबकि टेरी गो उनके कट्टर विरोधी हैं। ताइवान और चीन के बीच के तनाव के लिए भी टेरी गो ने मौजूदा राष्ट्रपति को ही दोषी बताया। यहां तक कि उन्होंने दावा कर दिया कि अगर वो राष्ट्रपति बन गए तो वो ताइवान को यूक्रेन नहीं बनने देंगे, यानी जंग की नौबत ही नहीं आने देंगे। हालांकि उन्होंने 2019 में भी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की तैयारी की थी, लेकिन उस वक्त वो जिस पार्टी से चुनाव लड़ने वाले थे उस पार्टी ने आखिरी समय में किसी और को उम्मीदवार बना दिया था। ताइवान के नेता पहले भी चीन पर वहां के चुनावों में दखलंदाजी का आरोप लगाते रहे। फिलिस्तीन के मुद्दे पर अमेरिका की सुपर मॉडल वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इस समय आर पार और इस समय की बड़ी खबर आ रही है। सीधा बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। संजय राउत का बेहद बेतुका बयान है। इंडिया गठबंधन के पार्टनर हैं संजय राउत। ड्रामा थी सर्जिकल स्ट्राइक, ये बड़ा बयान दिया है। और जब ये सरकार के साथ होते थे वो कहते थे कि ये सर्जिकल स्ट्राइक सही है, अयोध्या में हो सकता है हमला, ये संजय राउत ने कहा है। और राम मंदिर उद्घाटन के वक्त हमला होगा, ये संजय राउत ने कहा है। ये बेहद बेतुका बयान है, विवादित बयान है। पूरे देश के लोगों को बुलाया जाएगा और कहीं भी हमला हो जाएगा, लोगों से भरी ट्रेन में पत्थरबाजी कराई जाएगी। ये मनगढ़ंत कहानी, आग लगाने की कोशिश होगी। ये मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं। 24 से पहले हो सकते हैं दंगे, इन्हें कैसे पता है, कोई इनसे पूछे। लेकिन संजय राउत ने एग्जैक्टली क्या कहा है, सुन लेते हैं व्यूअर्स। ये लोगों के मन में ये डर है, जो राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा कर सकता है, लोगों के मन में शंका है। तो 2024 का चुनाव जीतने के लिए या लोगों में एक भय पैदा करने के लिए हमें डर है या हमें लगता है, हमें शंका है कि जो राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है अयोध्या में, उस वक्त पूरे देश में से लोगों को बुलाकर ट्रेन छोड़कर किसी ऐसे एरिया में, ऐसे विभाग में ट्रेन पर पथराव किए जाएंगे, पत्थरों पर ट्रेन के ऊपर आग के गोले छोड़े जाएंगे और पूरे देश में दंगे भड़काएंगे। ये बहुत बेतुका बयान है। मैं सुधांशु त्रिवेदी का सीधा रुख करता हूं और फिर मैं गठबंधन के दलों से रिएक्शन लूंगा। सुधांशु त्रिवेदी, योर फर्स्ट रिएक्शन टू दिस, ये जो संजय राउत ने कहा है, राज्यसभा में आपके साथी हैं ये। देखिए, मुझे लग रहा है कि इधर कुछ परिस्थिति ऐसी बन गई है कि कई बार बहुत अनर्गल बयान देने की आदत बन गई है। अब अगर संजय राउत जी ने कहा तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, बाला साहब ठाकरे जी का वीडियो अवेलेबल है जिसमें वो एक इंटरव्यू प्रोग्राम में उनसे कहा गया कि साहब आप पे ये आरोप है कि फला फला दंगे आपने फैलाए। कांग्रेस का आरोप था, कांग्रेस का आरोप था और इसमें आपका हाथ है। तो बाला साहब ठाकरे जी का जानते का जवाब था, हाथ नहीं पैर है। कुछ लोग पैर से ही समझते हैं। तो जनाब, कहां आप जाके पहुंच गए? आप तो आरोप लगाने वालों में आ गए। ये क्या हो गया? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो बात वो कह रहे हैं आधारहीन, तर्कहीन कह रहे हैं और अपने जो संस्थापक पितृपुरुष हैं उनके जो उनके ऊपर आरोप लगाते थे कांग्रेस वाले, वैसी भाषा में अब ये बोलने का प्रयास कर रहे हैं। और इन्होंने कहा, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, तो कांग्रेस कहती थी कि 93 के सारे दंगे शिवसेना ने कराए, जब 93 फरवरी में, जनवरी में और फरवरी में हुए हैं, मुंबई के बड़े भीषण दंगे हुए हैं, तो कांग्रेस कहती थी। अब शिवसेना आरोप लगाने में आ गई। और इतना ही नहीं, श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट, ब्रजमोहन जी बैठे, उन्हें याद होगा, पता नहीं राधिका जी को तो याद होगा नहीं होगा, मैं कह नहीं सकता। एक श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट आई थी जिसमें बाला साहब ठाकरे जी को इंडिक्ट कर दिया गया था और कांग्रेस उसको लेकर शिवसेना में बहुत कहती थी कि सब दंगे इन्होंने ही फैलाए। अब पता नहीं आज एक दूसरे के साथ किस ढंग से सब मिलके एक साथ आ गए हैं। और इतना ही नहीं, ऐसी रंगत बदली है कि भाषा भी वही बोलने लगे। राधिका खेड़ा, पहले आप अरविंद केजरीवाल को डिफेंड कर रही थी यानी, और अब आप क्या संजय राउत को डिफेंड करेंगी जो उन्होंने बात बोली है? देखिए, जहां तक मुझे पता है और जो मैंने इनका बयान सुना था और सुनाया मैंने चैनल के ऊपर, चल रहा है इस समय, लाइव चल रहा है। जो इन्होंने ये बोला था, ये उन्होंने कहा था शायद कि सत्यपाल मलिक जी जो
फॉर्मर गवर्नर थे, उन्होंने ये कहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक एक ड्रामा है और ये सब, पर मैं नहीं जानती, इनकी पार्टी इनके बारे में बताएगी, मैं इनकी प्रवक्ता नहीं हूँ। दूसरी बात, आप अगर ये कहते बात बोली है बीजेपी नफरत फैला रही है, ये तो दंगे की बात आपके पार्टनर कर रहे हैं। देखिए ये बात गठबंधन है, वैसे जवाब नहीं देंगी आप। अमीश जी एक बात बताइए, हरियाणा नू में जो दंगे हुए और जो हालात हुए उसकी खबर, उसकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट मुख्यमंत्री के पास थी, लेकिन वो होने दिए गए, तो ये तो हुआ ना। उसमें तो आपके विधायक का नाम आ रहा है, मामन खान का। जब हरियाणा के गृह मंत्री ये कहते हैं ऑन रिकॉर्ड कि मुझे तो पता ही नहीं था हरियाणा में दंगे हो रहे हैं, मेरे को किसी जनाब ने फोन करके ये बताया वहां दंगे हो रहे हैं। आप वहां की सोचिए हालात क्या है, क्योंकि उनको अपनी पीठ बचानी है, इसलिए वो जाके कांग्रेस पे डाली है। मैंने नूह के दंगों पर, लेकिन आप कह रहे हैं नफरत। देखिए अभी अनुराग भदौरिया ने बोला नफरत बीजेपी फैला रही है, आपने चर्चा में कम से कम 3 बार बोला नफरत फैला रही है। दंगे की बात आपका पार्टनर कर रहा है। सरकार को अहंकार, नफरत फैलाना और क्रेडिट जीवी, ये 3 इनकी विशेषताएं हैं भारतीय जनता पार्टी की जो इस समय है, और यही वजह है। मैं आपको गारंटी से कह रही हूँ, आप याद रखिएगा सुधांशु जी, फिर डिबेट पे मिलेंगे 2024 के चुनाव के बाद, यही मुद्दे होंगे जो इनको चुनाव हराएंगे। ठीक है, सुधांशु रिप्लाई 30 सेकेंड्स। देखिए ब्रिजमोहन जी आऊंगा आपके पास, आपका रिएक्शन लूंगा, जरूर लूंगा, मैं आप ही के पास आ रहा हूं उसके बाद। सिर्फ आश्चर्य नहीं, पीड़ा होती है कि भव्य श्री राम मंदिर बनने जा रहा है, उसके ऊपर शिवसेना के विचार ऐसे हो गए। मुझे अच्छी तरह याद है 6 दिसंबर 1992 को ढांचा गिरने के बाद, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, हमारे ही नेता डिफेंसिव मुद्रा में थे, मगर मुझे याद है दंगों की शुरुआत हो गई थी रात 11:15 बजे बीबीसी की हिंदी सेवा के ऊपर। बाला साहब ठाकरे जी से पूछा गया कि आपके ऊपर यह आरोप है कि आपके शिव सैनिकों ने ढांचा गिराया, तो उन्होंने कहा था हां, अगर उन्होंने गिराया तो मुझे गर्व है इस बात का। और वो शिवसेना आज ये कहने लगी जब भव्य राम मंदिर बन के तैयार हो रहा है। सत्यपाल मलिक की बात नहीं कर रहा, उन्होंने बोला है ट्रेन आएगी, ट्रेन पे हमला होगा, ट्रेन पे आग लगाई जाएगी। ये सिंपल नहीं है, ये सिंपल नहीं है। और राम मंदिर जब बन के तैयार हो जाएगा ये तभी होगा, उन्हें कैसे पता है ये सब कुछ? देखिए ये तो सिर्फ जो सतपाल मलिक साहब ने सतपाल मलिक ने कहा बोला है ये बात। जी की बात का जवाब देना चाहता हूं, जो बार-बार कांग्रेस वाले। अमीश जी एक सेकंड दीजिएगा। जी दिया। देखिए आपको एक पिक्चर याद है रंग दे बसंती, उसमें गाना था खलबली है खलबली है खलबली। अब क्योंकि हाँ इंडिया की मीट होने वाली है, और हमने पिछली बार भी देखा एक इंसान जो पार्लियामेंट में चिल्ला के कहता था मैं अकेला, उनको 38 दलों की जरूरत पड़ गई। वो 38 दल जिसमें आधों का तो जी कोई अस्तित्व ही नहीं है, जिनको रोज सुबह शाम शाह साहब से लेकर ये सुधांशु जी भी कहते थे बिल्कुल खलबली है। बयान संजय राउत का जो आपके गठबंधन का हिस्सा है, अगर बीजेपी का कोई नेता कहता तो फिर मैं मानता खलबली है, लेकिन आपका नेता कह रहा है, आपके गठबंधन का नेता कह रहा है आदत है भाई को भाई से लड़ाना, धर्म को धर्म से लड़ाना, जाति को जाति से लड़ाना। हरियाणा हमारे सामने है, मणिपुर हमारे सामने है। ओके ब्रिजमोहन श्रीवास्तव, आपकी गठबंधन की पॉलिसी है भाई को भाई से लड़ाना, धर्म को धर्म से लड़ाना, जाति को जाति से लड़ाना। जवाब। और संजय राउत की स्टेटमेंट पे आप तो संजय राउत को भली बात ही जानते हैं। अमीश जी, सबसे पहले तो मैं एनडीए के सारे दलों की ओर से देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि आज उन्होंने देश में गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी की है। ये लोग जो लगातार कहते थे कि महंगाई बहुत है, आज तो इनको सबसे ज़्यादा तारीफ करना चाहिए, आदरणीय मोदी जी की प्रशंसा करना चाहिए, लेकिन आज इनके मुंह से बोल नहीं फूट रहे क्योंकि ये जनता के बारे में सोचते ही नहीं है। अगर जनता के हित में कोई फैसला लिया है तो क्यों नहीं इनको सामने आके उनको बधाई देना चाहिए। दूसरी बात, ये जो मुद्दे जितने उठा रहे हैं ये सारे मुद्दे 2019 में उठाए जा चुके हैं, एक भी नया मुद्दा इनके पास नहीं है। और 2019 के बाद क्या हुआ, फिर से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी और उससे ज्यादा बहुमत से सरकार बनी। मैं आपको फिर ये कहना चाहता हूं कि ये जो इनके मुद्दे हैं, इन मुद्दों को जनता पहले से ही नकार चुकी है। जहां तक बात आदरणीय संजय राउत साहब की है, देखिए हो क्या रहा है, जब से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 15 अगस्त को भाषण हुआ है लाल किले से, उसमें उन्होंने जब से देश के सामने एक पूरी एक ब्लूप्रिंट देश के सामने रखा है, 1 अरब 40 करोड़ लोगों के विकास की उन्होंने जब से बात की है, उसके बाद से INDI के जितने साथी है पूरी तौर से भ्रमित हो गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा कोई क्या कहे। आदरणीय ममता बहन कहती है कि तत्काल चुनाव होने वाला है, फिर पीछे से आदरणीय नीतीश कुमार जी भी कहने लगते हैं कि चुनाव होने वाला है, संजय राउत जी बोल रहे हैं कि दंगे भड़कने वाले हैं, यानी कोई भी तारतम्य नहीं है। आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि मैं पूरी जगह चुनाव लड़ाऊंगा जहां अभी विधानसभा के चुनाव होने वाले।
तो किस प्रकार से इन लोगों का व्यवस्था है, किस प्रकार से ये लोग काम करना चाहते हैं, वो पूरा देश देख रहा है, पूरी तौर से भ्रमित हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि देश की जनता के सामने ये जो इनका भ्रम है, आप देखिए ना, सेक्रेटरिएट नहीं खोल पाते, अभी तक ये तय नहीं है कि इनका चेहरा कौन होगा। हर आदमी कह रहा है साहब हमारा जो नेता है वो इतना ताकतवर है और इतना उसका अच्छा परफॉर्मेंस है कि वो प्रधानमंत्री बन सकता है। तो पूरी भ्रम की स्थिति है। मैं बल्कि देश के लोगों से आह्वान करना चाहता हूं, ऐसे लोगों की बातों पर बिल्कुल ध्यान देना बंद करें, क्योंकि देश का भविष्य, मैं इंडिया की तरफ से कहता हूं, देश का भविष्य आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ में सुरक्षित है। जी अनुराग, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये कहां से आप लेके आ रहे हैं कि चुनाव जल्दी हो सकते हैं? ममता जी कह रही हैं, नीतीश जी कह रहे हैं, और फिर आपके एक घटक दल तो कह रहा है कि दंगे हो सकते हैं। कहां से लेके आ रहे हैं सारी थ्योरियां आप लोग? देखिए मुझे लगता है कि जिस तरह का बयानबाजी चल रही है, इसकी जिम्मेदारी देखो सत्ता पक्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कैसे? उनके गवर्नर साहब से सतपाल मलिक बयान आप भी दो तो बयान जिम्मेदारी देते रहते हैं, बीजेपी की उनके बयानों के बारे में थोड़ा तो लॉजिकल बोलो सर। नहीं सुने, नहीं गवर्नर थे ना, सुने, गवर्नर तो भारतीय जनता पार्टी नहीं बनाया था, उनको सरकार ने गवर्नर बनाया था, गवर्नर तो और किसी ने बनाया नहीं। उनके जो बयान आते हैं, मुझे लगता है उस पर भी चर्चा हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। एक बात, दूसरी बात देखिए किस तरह सुन तो लीजिए, किस तरह से हम मुद्दों से देखो भटकाने की बात कर रहे हैं। जनता की बात देखो हो नहीं रही, बार बार मैं जनता के मुद्दों पे टिका हुआ हूं, यहां जनता की बात नहीं हो रही है, वो हमारी चिंता कर रहे हैं, इंडिया की चिंता कर रहे हैं। अरे मैं कहता हूं एनडीए को जनता ने चुना था, जनता की चिंता कर रहे हैं, विकास हुआ है। 493 रुपए की बात। संजय राउत किसका नेता है? अनुराग एक सेकंड, ये विकास, अनुराग एक रैपिड फायर राउंड, इस पे बात क्यों नहीं हो रही है? अनुराग एक सेकंड, एक रैपिड फायर राउंड करते हैं, लेकिन आप वादा करिए रैपिड फायर राउंड का जवाब आप एक शब्द में देंगे। मैं आपसे 2 सवाल पूछ रहा हूं और ये वादा करिए आप, रैपिड फायर राउंड आपको पता ना कैसे होता है। अनुराग, संजय राउत कौन सी पार्टी का नेता है? संजय अभी तो इंडिया के हिस्सा है, शिवसेना इंडिया का हिस्सा है। तो ये दंगों वाला बयान किसने दिया? अरे तो मेरी बात अभी भी नहीं समझे, मैंने क्या बोला? वन वर्ड में जवाब देना है। मुद्दों पे एक हैं, हमारी पार्टी अलग हो सकती है, हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन राष्ट्र के मुद्दों पे तो राम मंदिर आप भी मानते हैं, आप भी मानते हैं कि राम मंदिर जब बनेगा उसके बाद ट्रेन पे हमला होगा? आप भी मानते हैं इस बात को, राम मंदिर जब बनेगा तो ट्रेन पे हमला होगा? राष्ट्र को बचाने की बात है ये, इसलिए हम इंडिया एक साथ। आप भी मानते हैं ऐसा? आप भी मानते हैं ऐसा? क्या कि राम मंदिर जब बनेगा उसके बाद उस पर हमला होगा? देखिए भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है, हम सब चाहते हैं राम मंदिर भव्य बने। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया उसके मुताबिक बन रहा है, सभी लोग राम मंदिर को, और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी आपकी सबकी है, क्योंकि हम सबके प्रभु हैं राम, इसलिए राम मंदिर बन रहा है तो भव्यता की, तो बहुत ही प्राउड की बात है, सबके लिए प्राउड की बात है। इसमें दिक्कत क्या है? ठीक है, ये हमारा राजनीतिक मुद्दा नहीं हो सकता। ऑडियो डाउन। सुधांशु, संजय राउत इनके गठबंधन के नेता है, लेकिन उन्होंने जो बयान दिया है वो एक बयान हो सकता है, एक जिसे कहते हैं एक हेडलाइन मैनेजमेंट हो सकता है, लेकिन पॉइंट ये है कि इंडिया के गठबंधन की वजह से दबाव तो आप पे भी दिख रहा है, क्योंकि उनकी तीसरी बैठक होने जा रही है। देखिए अभी मुझे कितनी इस तीखी डिबेट में भी सुखद अनुभूति हुई। जैसे अनुराग भदौरिया जी ने कहा कि राम मंदिर बन रहा है तो प्राउड का विषय है। मुझे याद आता है 1993 में मुलायम सिंह जी ने कहा था और कांग्रेस के नरसिम्हा राव जी ने कहा था कि हम तथाकथित बाबरी मस्जिद दोबारा बनवाएंगे। तब यह नारा लगा था, जब सपा बसपा कांग्रेस आई, सारे मौसेरे भाइयों ने मिलकर सरकार बना ली थी यूपी में, तो नारा लगा था मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। और उस समय हमारी एक नेत्री ने कहा था कि नारा इसलिए लग रहा है कि समाज ने एकता और शक्ति में कमी रह गई है, जिस दिन वास्तविक एकता और शक्ति दिखेगी उस दिन क्या मुलायम क्या काशीराम, सारे बोलेंगे जय श्री राम। और आज दिख गया। देखिए वो समाजवादी पार्टी भी कह रही बहुत अच्छी बात है, कांग्रेस भी कहती है अच्छी बात है, सब भूल गए अपने वादे, इसलिए वो बदल गए। इसलिए मैं याद दिलाना धर्म हमारा राजनीतिक विषय नहीं है प्रभु। कांग्रेस और INDI के गठबंधन आपके लिए राजनीतिक विषय हो सकता है, हम आस्था का विषय इसलिए हम कहते हैं कि आप असली मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहते। दिक्कत किस बात की है? तो 185 साल 135 आस्था का विषय है भाई, ये तो क्या कह रहे हैं? धर्म हमारा राजनीतिक विषय, क्या बोला? एक सेकंड, जिस पे हमने अपना स्टैंड चेंज किया। एक सेकंड, आपने क्या बोला?
अनुराग उधर, ये धर्म हमारा राजनीतिक विषय नहीं है। क्या राम मंदिर? आप अपनी पार्टी का इतिहास पढ़िए। आपकी पार्टी ने जो सरकारें चलाई है उसका, एक सेकंड सुधांशु, वन सेकंड, मुलायम सिंह यादव ने फ्लोर ऑफ द हाउस यूपी विधानसभा में बोला था कि हम मस्जिद बनवाएंगे। पीवी नरसिम्हा राव ने संसद में बोला। देखिए सवाल ये है, सवाल ये है, आपका धार्मिक इशू नहीं है, धार्मिक इशू नहीं है, सदन के अंदर आपके नेता ने, लेकिन वो विषय नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला है कि चुनावी रेवड़ियां बांट रहे हैं मोदी, नरेंद्र मोदी चुनाव से पहले। जवाब, एनडीए के साथी जो इनके हैं उन्होंने बोला कि मोदी जी का धन्यवाद करना चाहिए, ऊंट के मुंह में जीरा दे दिया, हम उनका धन्यवाद करें। पहले आप 1100 से ज्यादा सिलेंडर बढ़ा देते हैं, 9 साल तक देश की जनता को परेशान कर देते हैं, और फिर जब देखते हैं कि कांग्रेस की राजस्थान की सरकार गरीब लोगों को 500 रुपए में सिलेंडर दे रही है, जहां जहां हमारी सरकार है, कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, वहां पे वही चीज लागू करने जा रही है सारी कांग्रेस राज्यों में, तब आप प्रेशर में आए। और आपको असली प्रेशर बना जब 2 मीटिंग हो गई इंडिया की, आपने 38 पार्टियों की मीटिंग करी, और 2 दिन पहले आप ये लेकर आते हैं, चुनाव आ रहे हैं तो आपको कर रहा है। 10 सेकंड, जवाब। दबाव में आपने काम किया है, यू आर अंडर प्रेशर इंडिया के। मैं कहता हूं कि INDIA को तो सबसे पहले आदरणीय संजय राउत जी को बाहर कर देना चाहिए जी। जो लोग ये कहते हैं कि मोहब्बत की दुकान खोलने वाले हैं, उनकी भाषा वो है जो नफरत से जुड़ी हुई है। आप बताइए, जब भव्य हिंदू, जब राम मंदिर बनेगा तो उस पर पथराव करने की बात का मतलब क्या होता है? सीधी तौर से ये नफरत की बात कहने वाले लोग हैं, और इनको पूरी तौर से कंडेम करना चाहिए। मैं कहता हूं INDIA के अंदर तो प्रस्ताव लाना चाहिए। और अब वक्त है इतिहास के उन पन्नों को टटोलने का जिनमें भारत के बढ़ते कदमों को रोकने की साजिशों के निशान छिपे हो सकते हैं। वो साल 1966 का था। 24 जनवरी 1966 को भारत के मशहूर न्यूक्लियर वैज्ञानिक होमी जहांगीर बाबा मुंबई से वियना के लिए रवाना हुए। होमी जहांगीर बाबा एयर इंडिया की फ्लाइट 101 से सफर कर रहे थे व्यूअर्स, लेकिन सुबह 8:03 पर यह जहाज जेनेवा में मोबला के पास क्रैश हो गया और इसमें सवार सभी 117 यात्रियों की जान चली गई। 2008 में एक किताब आई, कन्वर्सेशन विद द क्रो। इसमें पूर्व CIA अधिकारी रॉबर्ट क्रॉली और पत्रकार ग्रेगरी डगलस के बीच कथित बातचीत छपी है। इसमें दावा किया गया है कि भाभा के परमाणु बम बनाने के जुनून से अमेरिका बेहद परेशान था, इसलिए उन्हें रास्ते से हटा दिया गया। उन दावों में कितनी सच्चाई है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक बात तो हैरान करती है, वो ये है कि भारत की सरकार उस प्लेन क्रैश की कोई जांच क्यों नहीं करवाई। अगर भाभा जिंदा होते तो भारत 1960 के दशक में ही न्यूक्लियर पावर देश होता। एक और ताज्जुब की बात सुनिए अब। होमी जहांगीर बाबा की तरह ही भारतीय स्पेस रिसर्च के जनक विक्रम साराभाई की भी संदिग्ध मौत हुई थी। बात 30 दिसंबर 1971 की है। केरल के कोवलम में विक्रम साराभाई का शव होटल के कमरे में मिला। उन्हें जानने वाले लोग ये दावा करते हैं कि विक्रम साराभाई बिल्कुल स्वस्थ थे, उन्हें कोई भी शारीरिक परेशानी नहीं थी। इसके बावजूद विक्रम साराभाई जैसे खास व्यक्ति की मौत पर जांच तक नहीं कराई गई और यहां तक कि उनका पोस्टमार्टम तक भी नहीं हुआ, जबकि जिस परिस्थिति में उनकी मौत हुई उसमें पोस्टमार्टम होना बेहद सामान्य और जरूरी बात थी। तीसरा कथित कोइंसिडेंस सुनिए। 1994 में हुआ, जब देश के मशहूर वैज्ञानिक नंबी नारायण क्रायोजेनिक इंजन पर बड़ी सफलता हासिल करने की कगार पर थे, तब उन्हें देश के विरोधी होने के आरोप में अरेस्ट कर लिया गया। नंबी नारायण के ऊपर लगे आरोप धोने में 4 साल लगे। 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। इस महान वैज्ञानिक को साल 2019 में मोदी सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया, लेकिन अहम बात यह है कि नंबी नारायण को जेल जाने से भारत क्रायोजेनिक इंजन बनाने की रेस में 2 दशक 20 साल पीछे चला गया। तब सेंटर में भी कांग्रेस थी और केरल में भी कांग्रेस थी जब उन पर आरोप लगे थे। 2009 में न्यूक्लियर वैज्ञानिक लोकनाथ महालिंगम मुंबई में मॉर्निंग वॉक करने के दौरान वो लापता हो जाते हैं। बाद में काली नदी के पास उनका शव बरामद होता है। कहा जाता है कि महालिंगम के पास संवेदनशील न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन थी। इतना ही नहीं, परमाणु ऊर्जा विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 2009 से 2013 के बीच 11 वैज्ञानिकों की संदिग्ध मौत हुई। ये सब क्यों और कैसे हो रहा था? क्या सबकी संदिग्ध मौत
महज इत्तेफाक थी या फिर वजह कुछ और थी? क्योंकि जब जब कोई वैज्ञानिक संदिग्ध हालात में मारा जाता है तब तब भारत अंतरिक्ष या न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में किसी में अहम पड़ाव पर होता था। क्या इन पन्नों की कभी पड़ताल नहीं होनी चाहिए? क्या ये नहीं पता लगना चाहिए था कि बढ़ते भारत के पैरों में बेड़िया कौन डालना चाह रहा था? जो सरकारें थी, क्या उनको होश नहीं था? हमारी आने वाली नस्लों को ये नहीं पता होना चाहिए कि भारत माता के कुछ क्रांतिकारी ऐसे भी थे जो पेशे से वैज्ञानिक थे, लेकिन उनका जज्बा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और शहीद आजम भगत सिंह से कम नहीं था। आज ये सवाल जरूर मैं पूछना चाहता हूं और जिम्मेदारी से पूछना चाहता हूं, और इतिहास गवाह है, इसलिए शायद मैंने आज आपके समक्ष जानकारी रखी। फिलहाल आर पार में इतना ही। उम्मीद है आपको कार्यक्रम पसंद आया होगा। नमस्कार।